नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मध्य प्रदेश में 6 संसदीय क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान कल पूरा हो गया। सीधी, शहडोल, जबलपुर मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में लोगों ने जमकर वोटिंग की। गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साल 2014 के मुकाबले 2019 में वोटिंग प्रतिशत में 9% का इजाफा हुआ है। मतदान के मामले में छिंदवाड़ा अव्वल रहा। मध्य प्रदेश के 6 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत में छिंदवाड़ा सबसे आगे है। 2019 लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में 80.53% मतदान हुआ है, जो कि 5 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा है। वही साल 2014 के मुकाबले छिंदवाड़ा का वोट प्रतिशत 2% बढ़ा है। 2019 में 79.05% मतदान हुआ था, तो इस बार इजाफा हुआ है। वही नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बालाघाट में वोट करने लोग घरों से निकले। बालाघाट में लोगों ने इस बार 76.96% मतदान किया है, जो कि पिछले चुनाव से काफी ज्यादा है। 2014 में बालाघाट में 68.21% मतदान हुआ था। मंडला में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 10% मतदान में इजाफा हुआ है। मंडला में 76.99% वोटिंग हुई है, जबकि 2014 में 66.71 की। शहडोल में 75.40% मतदान हुआ है, जबकि 2014 में 62.20% ही मतदान हुआ था। जबलपुर में 69.37% मतदान हुआ, जो कि 2014 के मुकाबले बढ़ा है। मतदान प्रतिशत में सबसे पीछे सीधी लोकसभा है। इस क्षेत्र में 64.16% मतदान हुआ। हालांकि सीधी में 2014 के मुकाबले 2019 में मतदान में इजाफा हुआ है। 2014 में मतदान 56.86% रहा था। कुल मिलाकर 6 सीटों पर 2014 के मुकाबले लोगों ने इस बार मतदान में रुचि दिखाई है। लोकतंत्र के पर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। छिंदवाड़ा उपचुनाव में मतदान 73.49% रहा। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इधर 2019 के महाभारत में प्रदेश की अलग अलग रियासतों के वारिस भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने जहां 5 राजघरानों के प्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने 1 पर दांव लगाया। राज्य की 29 लोकसभा सीटों का मुकाबला रोचक है। इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। बाद में एक उपचुनाव में कांग्रेस ने एक और सीट जीत ली थी। राज्य में चुनाव कोई भी हो, सियासत में राजघरानों के प्रतिनिधि अपनी ताल ठोकने में कभी पीछे नजर नहीं आते। इस चुनाव में कांग्रेस ने गुना संसदीय सीट से सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल से राघवगढ़ सियासत के प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह, सीधी से चुरहट प्रतिनिधि अजय सिंह, खजुराहो से छतरपुर राजघराने की कविता सिंह मैदान में हैं। इसके अलावा बीजेपी ने आदिवासी राजघराने से नाता रखने वाली हेमाद्रि सिंह पर दांव लगाया है। इन 5 प्रत्याशियों में मात्र सिंधिया ही हैं जो पिछले चुनाव में लड़े और जीते थे। चलिए अब बात करते हैं 5 प्रत्याशियों की। दिग्विजय सिंह हाई प्रोफाइल सीट भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। भोपाल बीजेपी का गढ़ है। कांग्रेस साल 1984 में यहाँ अंतिम बार जीती थी। देखिए, यहाँ राज्यसभा सांसद और पूर्व में राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। अजय सिंह सीधी संसदीय क्षेत्र से चुरहट सियासत के प्रतिनिधि हैं। अजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, जिस पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। अजय सिंह का मुकाबला बीजेपी की सांसद रीति पाठक से है। आदिवासी प्रभाव वाली सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। अजय सिंह पिछली बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने सतना से लड़ा था। कविता सिंह छतरपुर राजघराने से कविता सिंह खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। कविता सिंह के पति विक्रम सिंह नाती राजा राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। यहाँ कविता सिंह का मुकाबला बीजेपी के बीडी शर्मा से है। परिसीमन के बाद हुए 2 चुनावों में यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वीं बार मैदान में है। बीते 4 चुनाव में उन्होंने लगातार जीत हासिल की।
इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार केपी यादव से है। यादव कभी सिंधिया के करीबी और उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। हिमाद्री सिंह शहडोल संसदीय सीट से हिमाद्री सिंह मैदान में है। हिमाद्री का नाता राजगौर परिवार से है। हिमाद्री सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। हिमाद्री ने उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, मगर उन्हें हार मिली थी। इसके बाद वे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गयी और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। मैं नगर परिषद अध्यक्ष भी हूँ। आप लोग क्यों बार बार भूल जाते हो? मैंने काम किया है 4.5 साल। मैं ऑफिस में बैठकर 8-8 घंटे मैंने काम किया है। मैं सड़कों पे चली हूँ। मैं पानी में जब बरसात हुई तो लोगों के साथ दौड़ी हूँ। मध्य प्रदेश में क्या राजा महाराजाओं का रुतबा अब भी कायम है? सियासी मैदान में उतरा हर महाराजा जनता के जरिए अपने सर पर राज तिलक चाहता है, पर जनता का मूड ही डिसाइड करेगा कि ये राज तिलक किसके माथे होगा। कैमरा पर्सन फैजान खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। दूसरे चरण में 6 मई को मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव होना है। टीकमगढ़, दमोह, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, खजुराहो और रीवा सीट पर होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार जोरों पर है। फिलहाल राहुल गांधी का कार्यक्रम भी खासा चर्चा में है, जो आज से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल यानी आज मध्य प्रदेश में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी विशेष विमान से खजुराहो पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए जतारा पहुंचेंगे। जतारा के बाद राहुल गांधी दमोह जिले के पथरिया और पन्ना जिले के अमानगंज में भी जनता को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन तीनों इलाकों में अगले चरण यानी 6 मई को वोटिंग होना है। राहुल के इन दौरों का सीधा संबंध बीते साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से है। जतारा, पन्ना और पथरिया की बात करें तो वो सीटें हैं जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। जतारा और पथरिया में जहां कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, वहीं पन्ना में दूसरे स्थान पर रही। टीकमगढ़ की 8 विधानसभाएं हैं जिनमें 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। जतारा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 36 वोटों से जीती। दमोह की 8 विधानसभाएं हैं जिनमें 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। पथरिया में विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े अंतर के साथ जीती। पन्ना की 8 विधानसभाएं हैं जिनमें 6 पर कांग्रेस का कब्जा है। पन्ना और पवई में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। पन्ना से बीजेपी 2,07,008 वोटों से जीती थी। अपने इसी हार को जीत में बदलने की कोशिश के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल इन क्षेत्रों में जनसभाएं करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की बुधवार यानी 1 मई को होशंगाबाद जिले के पिपरिया में चुनावी सभा है। इसके बाद वे 3 मई को रीवा जाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि दूसरे चरण के चुनाव से पहले सारी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपना दबदबा बना सके। पूजा माथुर, न्यूज़ 18, भोपाल। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज खजुराहो लोकसभा में आने वाली गुनौर विधानसभा के अमानगंज में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पन्ना जिले सहित कटनी और छतरपुर, राजनगर और चंदला से भी लोग पहुंचेंगे। हालांकि ये लोकसभा का मध्य क्षेत्र अमानगंज पड़ता है, इसीलिए लोग आसानी से पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। इस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक है। राहुल गांधी के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री और खजुराहो लोकसभा के प्रभारी प्रियव्रत सिंह मौजूद होंगे। तैयारियों का जायजा लिया पन्ना संवाददाता संजय तिवारी ने। भोपाल की चुनावी जंग बड़ी रोचक हो गई है और इस जंग को जीतने के लिए हर दिन कुछ न कुछ मीडिया में जोर जोर से उछलता है। कुछ ऐसे ही सोमवार को भी हुआ। देखिए आप। संशय नहीं है, इसलिए मैं जिंदा समाधि की बात कर रहा हूं। भारत का सन्यासी। ये है महामंडलेश्वर वैराग्यनंद, जो भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में कूद पड़े हैं और उन्होंने बड़ी बात कह दी है। वैराग्यनंद ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीतेंगे तो वो जिंदा समाधि ले लेंगे। आप खुद ही सुन लीजिए महामंडलेश्वर ने क्या कहा।
जगह मैं हवन करूंगा। मैं हवन का स्थान आपको कल या परसों बताऊंगा। नहीं, आज नहीं बताऊंगा ना, आज मैं देखूंगा जगह मुझे कहाँ करनी है। नहीं, मुझे संशय नहीं, तभी तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है, इसीलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है, इसलिए मैं जिंदा समाधि की बात कर रहा हूँ। भारत का सन्यासी दिग्विजय सिंह के प्रचार के लिए क्या साधु संत सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, घर घर वोट मांगेंगे। भारत के वो सन्यासी जो लाल कपड़ों पे प्रसन्न चिन्ह लगाते हैं लोग, के लाल कपड़ा पहनने वाले कांग्रेस के साथ नहीं हैं। कम से कम 20,000 साधु घर घर जाकर के वोट मांगेंगे ऐसे राजा के लिए जो सचमुच ही जगत गुरु शंकराचार्य का नहीं भारतवर्ष के सन्यासियों का सम्मान करते हैं। ये दो साध्वियों का मिलन है। अभी कुछ दिन पहले साध्वी उमा भारती और प्रज्ञा सिंह के बीच तल्खी दिखी थी। ये तस्वीर उसके बाद की है। दोनों के मिलन में गंगा यमुना का मिलन साकार हो उठा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाकर रोई। इससे पहले मीडिया के सामने दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए। अब इस सीन में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी कूद गए हैं। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में बड़ी बात कह दी। भगवा को आतंक कहना ये बहुत बड़ा पाप उन्होंने किया है। तीसरा, उन्होंने एजेंसी और वर्दियों का मिसयूज करके षड्यंत्र रचा और निर्दोष लोगों को, देशभक्तों और समाज सेवा को फंसाने के लिए वर्दी का दुरुपयोग किया। यह भी उनका एक और सरकार में बैठने का दुरुपयोग का बड़ा अपराध उनके ऊपर है। इसी के साथ साथ इसमें उन्होंने साध्वी नारी के ऊपर जुल्म किए। ये 4 पाप, अपराध, गुनाह उनके हैं। दरअसल भोपाल पर बीजेपी का पिछले 30 सालों से कब्जा है और कांग्रेस की ओर से एक ऐसे प्रत्याशी दिग्विजय सिंह मैदान में हैं जिन्होंने कभी हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। बड़ी बात यह है कि दिग्विजय ने जिस घटना के बाद हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया, उसकी बड़ी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, जो अब चुनावी मैदान में उनके सामने है। साध्वी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और अब दिग्विजय सिंह के सामने खुद को हिंदूवादी साबित करने की चुनौती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल पर साध्वी के आंसू भारी पड़ते हैं या फिर दिग्विजय की खुद की हिंदूवादी छवि पेश करने की जद्दोजहद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। तो भोपाल में दिग्विजय सिंह की सभा के दौरान बिजली गुल हो गई। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने ई को फोन लगाकर मन से ही फटकार लगाई। हालांकि बिजली तुरंत आ गई। दिग्विजय सिंह का कहना था बीजेपी ने जिन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखा था वही बदमाशी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लोग खुद बिजली काट रहे हैं, फिर एसएमएस कर ये लिखते हैं कि कांग्रेस आई बिजली गई। नियंत्रण कर रहे हैं आप? ये एई साहब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। बड़ी 132 बंद हुई, 132 से बंद हुई है। आप कह रहे हैं कट नहीं है। कैसे बंद हुई 132 से? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसमें सब सैबोटाज है। हेलो, मैं कह चुका हूं आपको पहले। ये भोपाल बंद कैसे हो गई? अब कौन है जी? इतनी देर क्यों लगाया चालू करने में? लीजिए, हमने आपको फोन लगाया तो वापस आ गए। ये कैसी ट्रिपिंग है भाई? अब ये किसान लोग क्या ई साहब को हमको फोन करना पड़ेगा क्या? अरे किसी का हो, मैं नहीं जानता। मैं पब्लिक का आदमी हूं। जब बिजली सरप्लस है इस प्रदेश में तो क्यों हम लोग ये बदनामी कर रहे हैं आप लोग? अरे किसी का हो, मैं 132 और 11 में नहीं जानता। मैं शिकायत कर रहा हूं आपकी और सबकी। बाकी आप जानिए और आपका काम जानिए। भारतीय सेना को तिब्बत नेपाल सीमा के पास भारतीय सेना को मकालू बेस के पास एक फुटप्रिंट मिला है। फुटप्रिंट के निशान 32 गुना 15 इंच के हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इलाके में हिम मानव जैसा कोई जीव है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने बैरागढ़ में दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और चौकीदार को तो निपटाऊंगा ही आज। पहले चौकीदार कहा करता था जागते रहो, सुना था आपने भी सुना होगा, जागते रहो जागते रहो। आजकल हिंदुस्तान के सब सरकारी बैंकों के पैसे चुरा के मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं, अमीरों को बोलते हैं पकड़ा के, भागते रहो, अरे भागते रहो, ठोको ठोको भागते रहो। दो योजनाओं के लिए जाने जाएंगे नरेंद्र मोदी, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और हिंदुस्तान की भगौड़ा योजना। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह ने वोट ही नहीं किया। गृहग्राम में रहते हुए भी सांसद ने वोटिंग नहीं की, जिसे पार्टी ने लोकतंत्र का अपमान बताया है। वहीं सांसद ज्ञान सिंह ने मीडिया से भी दूरी बना ली। जहां लोग 44 डिग्री की गर्मी में भी अपने घरों से वोट डालने निकले, वहीं एक चुने हुए सांसद ने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी वोटिंग नहीं की। जिले का आम मतदाता जिस गति से बाहर निकला है वोट डालने, वो एक अद्भुत था। और ऐसे में यदि कोई इंसान वोट नहीं डालता तो निश्चित रूप से जितने भी ये योजनाएं चलाई निर्वाचन आयोग ने, उस पर भी प्रश्न चिन्ह ऐसे लोग लगाने का काम करते हैं। रही सवाल ज्ञान सिंह जी की, 2019 के महाभारत में मतदान का चौथा चरण सोमवार को संपन्न हो चुका है। इस बीच चौथे चरण के इस मतदान में खबर ऐसी आई जो किसी कारणवश मतदान करने नहीं जाते। दावा है इस खबर को देखने के बाद आप खुद को मतदान करने से नहीं रोक पाएंगे। ये शव यात्रा डिंडौरी जिले के गन्नागूड़ा गांव के पूर्व सरपंच सुखराम मरपाची की है। सुखराम का सोमवार को हृदयघात से निधन हो गया। परिजनों ने दोपहर तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन परिजनों ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि इस दुख की घड़ी के बावजूद जाकर मतदान किया। सुखराम के जानने वाले और परिजनों ने बताया कि वे खुद लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम करते थे और सबसे पहले जाकर वोट किया करते थे। मेरे पिताजी का निधन हो गया। पूरे देश में आज वोट डालना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अपील करने से? क्या चाहते हैं, आदमी बराबर वोट दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आज मेरे मामा जी का अंतिम संस्कार करके मैं वोट डालने आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज वोट डाल रहा है। मैं इसलिए वोट डालना जरूर चीज़ समझता हूँ कि इससे सरकार की मजबूती बनती है। जो हमारे मामा जी थे सुखराम सिंह मरपाची, उन्होंने सुबह से आज पूरे गांव घर घर जाकर बोला कि आज मतदान करना जरूरी है। मतदान से लोकतंत्र की मजबूती बनती है, सरकार मजबूत बनाना है। और अचानक उनका हृदयघात से देहांत हो गई। सुखराम के दोस्त और उनके गांव वाले भी उनकी तारीफ करते हैं। देखा जाए तो सुखराम के परिजनों सहित पूरे गांव ने मतदान में भाग लेकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जो स्वर्गीय सुखराम सिंह मरपाची जो दिवंगत हो गए, वो यहाँ का 7 पंचवर्षीय सरपंच थे और इस गांव को जागरूक करने में अहम भूमिका होती थी। और जब भी मतदान लोकसभा चाहे विधानसभा का होती थी तो सबसे पहले प्रथम नंबर में मतदान करने का पहला जिम्मेदारी रखते थे। सरकार बनाने है, घर घर जाकर उन्हें निवेदन किया, वोट मांगे और लगातार 2 हफ्ते से वो लगा रहे। हम उनके साथ में रहे और लगातार उन्हें वोट मांगा और रात में हमारे साथ घूमे और सुबह तक वो काम किया। और अचानक उसका हार्ट अटैक आने से उस 7 बजे उनका निधन हो गया। इतना दुख की बात है कि हम उनके साथ रहकर भी और अभी सुबह उनका पूरा परिवार दुखित होने के बाद भी दाह संस्कार होने के बाद आकर यहाँ पर मतदान किया। शोकाकुल ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार के बाद मतदान कर मतदान न करने वाले देशवासियों को एक संदेश देने का काम किया है। इसे लोकतंत्र के महापर्व की सबसे बड़ी आहुति भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडौरी।